हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला की अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई, आज हम माइंड मैप की इस सीरीज में एक और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज का चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जैसा कि मैंने आपको पिछले माइंड मैप के लेक्चर में बताया था, हमने पिछले माइंड मैप के लेक्चर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करी थी। आज का जो लेक्चर है यानी कि मोशन इन अ प्लेन, उससे काफी रिलेटेड है यार। तो माइंड मैप का आज के लेक्चर में हम बहुत ही शॉर्टली, क्रिस्पली पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पूरा का पूरा चैप्टर जो है जल्दी से जल्दी और एक जगह पर हमें मिल जाए। एक बात, आपके माइंड मैप के सभी नोट्स पीडब्ल्यू के ऐप पर अवेलेबल हैं। आप ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर जाकर के बैच के लिए साइन अप कर सकते हैं और जितने भी नोट्स यहां पर हैं उन सभी की पीडीएफ फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको मोशन पैरामीटर्स 2D में बताऊंगा कि जब भाई 1D में हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, आज के लेक्चर में हम 2D में मोशन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 2D में जानेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन 1 डायमेंशन में सिखाया था और आज के लेक्चर में हम 2 डायमेंशन में इसकी बात करेंगे। आप देखेंगे कि हम 2 डायमेंशन में कुछ भी नया नहीं करते हैं। हर वो चीज जो हम 1 डायमेंशन में करते थे, एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल्स आपके 2D में भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भाई वाकई में बहुत ज्यादा बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं याद है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 डायमेंशन का लेक्चर पहले देखें, उसके बाद यहां पर आए, क्योंकि काफी सारी चीजें जो हैं वो वहां से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन में देखेंगे। फिर से वही बात, हमने 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी देखा हुआ था, सेम वही लॉजिक्स लगते हैं, बस यहां पे इस बार 2 डायमेंशन में लगाएंगे। ठीक है, आखिरी में इसके बाद बात करेंगे हम रिलेटिव मोशन और उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। अच्छा, रिलेटिव मोशन मैंने आपको 1 डायमेंशन में नहीं बताया था, क्योंकि रिलेटिव मोशन हम पूरा शुरू से लेके एंड तक हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, मोशन पैरामीटर्स इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में मोशन पैरामीटर्स कैसे दिखाई देते हैं। तो भाई सबसे पहले है पोजीशन। हम 1 डायमेंशन में पोजीशन कैसे बताते थे, एक्स कोऑर्डिनेट के थ्रू या कोई एक वाई कोऑर्डिनेट या कोई एक जेड कोऑर्डिनेट के थ्रू। ठीक है, मतलब आई कैप जे कैप हम यूज नहीं करते थे। 2 डायमेंशन में हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो हम आर वेक्टर के थ्रू दिखा रहे हैं, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अगर किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, फाइनल पोजीशन है एक्स फाइनल आई कैप प्लस वाई फाइनल जे कैप, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 1D में भी सेम वही कॉन्सेप्ट से आता था। 1D में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे भाई, 1D का डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे निकालते थे कि अगर एक बॉडी, ये ओरिजिन है, ये एक्स इनिशियल है, ये एक्स फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट वाज गिवन बाय फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये था 1D में। तो 1D में अगर मैंने ये लिखा था, सेम वही कॉन्सेप्ट हम 2D में भी लगा रहे हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अब देखो, आई कैप से आई कैप माइनस होगा तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप। इसी को हम कभी कभी डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप भी लिख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का ये वाला फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वहां पर हमने यार वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बात करी थी, यहां पर हम 2D में सिर्फ वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। स्पीड इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, बस ये चीज। अब वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही हमको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी 2 टाइप की, बड़े इंटरवल के लिए जब मैं बात करता हूं तो एवरेज वेलोसिटी लेता हूं और छोटे इंटरवल के लिए जब बात करता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नोटिस करेंगे सेम वही फॉर्मूला यहां पर भी लग रहा है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है
वही जो डिस्प्लेसमेंट यहां निकाला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, लेकिन इस बार वेक्टर फॉर्म में। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी को मैं यहां पर लिख सकता हूं फाइनल पोजीशन माइनस, मतलब डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर यही है एक्स फाइनल। अब देखो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो देखो ये वाला पोर्शन क्या है, ये एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में कोई बहुत खास अंतर नहीं है। जो जो चीज आप 1D में करते थे वही चीज आप 2D में कर रहे हैं, बस इस बार 2 बार कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग। अब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, जैसे मान के चलो 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। आप कार ड्राइव कर रहे हो और आपको पता करना है कि यार मेरी 6 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो आप जो स्पीडोमीटर में देख रहे हो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उसमें आपने अगर डायरेक्शन ऐड कर दी दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 2D में आपने उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, किसी ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, आपने किसी रैंडम 2 डायरेक्शन में तोड़ दिया। तो अभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ds बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, ds को छोटा सा dx i कैप प्लस dy j कैप, तो dx बाई dt i कैप प्लस dy बाई dt j कैप, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन को भी हमने 2 पार्ट में तोड़ा है, बड़े इंटरवल का एक्सेलरेशन और किसी चुन्नू से इंटरवल का एक्सेलरेशन, यानी कि किसी मोमेंट का एक्सेलरेशन, ठीक है। बड़े इंटरवल का एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वही वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अलग, एक्स डायरेक्शन की अलग, तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt, वाई डायरेक्शन का अलग, एक्स डायरेक्शन का अलग, तो dvx बाई dt i कैप प्लस dv बाई dt j कैप। तो जब जब 2D में बातें आएंगी आप x एक्सिस को अलग ट्रीट करोगे, y एक्सिस को अलग ट्रीट करोगे और सीधा आंसर निकाल आओगे, ठीक है यार। कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको आई कैप और जे कैप के टर्म में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपको आई कैप जे कैप ना दे करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टर्म यूज करता है, खासतौर से यहां तो करेगा ही करेगा, मैग्नेटिज्म में बड़ा परेशान करता है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन का सेंस अब हम हमेशा के लिए बना लेते हैं। आप ये समझिएगा, ईस्ट ये होता है, नॉर्थ ये, वेस्ट ये, साउथ ये। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर 45 डिग्री वाली डायरेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। हर डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलता हूं, अगर मैंने नॉर्थ ईस्ट लिखा है मतलब 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। साउथ ईस्ट 45 डिग्री, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सारी डायरेक्शन हो गई। फिर इसके बाद वर्टिकली अपवर्ड या अप एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये दोनों डायरेक्शन कैसी हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये पार्क है, पार्क के ऊपर वाली डायरेक्शन अप, पार्क के नीचे वाली डायरेक्शन डाउन, और पार्क में जो डायरेक्शंस हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3D में डायरेक्शंस बताते हैं। अब इन्हीं डायरेक्शन को आप ऊपर से देख रहे होगे, टॉप व्यू से देख रहे होगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो आप जो बुक्स में डायग्राम देखते हो वो ये वाला डायग्राम देखते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला, ठीक है। वो टॉप व्यू है, मतलब ये यहां से कोई पर्सन देख रहा होता तो उसको आपको ऐसा दिखाई देता। अब बात करते हैं यहां पर डायरेक्शन क्या होगी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन विल ऑलवेज बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उस डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी होगी। अगर एक कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, इनिशियली यहां जा रही थी, थोड़ी देर बाद यहां जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये नहीं होती है बाबू। एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है सर, ये रही, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का रिजल्टेंट। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, एवरेज एक्सेलरेशन की, ठीक है। मतलब अगर एवरेज वेलोसिटी यहां नॉर्थ वेस्ट में है तो एवरेज एक्सेलरेशन साउथ वेस्ट में कुछ दिखेगा, ठीक है। अगर
मैं कंसीडर कर रहा हूं नॉर्थ वेस्ट वाला डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकाल करके ही कीजिएगा। वेक्टर के फॉर्म में माइनस कीजिएगा, स्केलर के फॉर्म में नहीं कीजिएगा। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, खाली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड माइनस कर देते हैं। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर के फॉर्म में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। हमने पहले 1D के बारे में बात करा था। हर वो इक्वेशन जो 1 डायमेंशन में लग रही है, सेम वही इक्वेशन आपकी 2 डायमेंशन में भी लग रही है। बस क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग अलग, वाई एक्सिस के अलोंग अलग सॉल्व कर देना है। मतलब क्या, देखो यार, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो हमने क्या किया, इसको x में अलग तोड़ दिया, y में अलग तोड़ दिया। vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। अब इसको प्लस लिख देता हूं यार, ये माइनस क्यों लिख दिया, प्लस ay इंटू टी, ठीक है। प्लस माइनस तो डायरेक्शन पे डिसाइड करता है। और ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस यूज करेंगे। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो एक प्लस यूज करना, एक माइनस यूज करना। कोई एक आर्बिटरी डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान लीजिएगा। सिमिलरली एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हमने क्या किया, हमने इसको फिर से तोड़ दिया। एस एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये बेसिकली दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा वाई, ठीक है। ये कितना आया, ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एक्स का अलग, y का uy इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, y का अलग, और दोनों को सॉल्व कर दिया। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। इस इक्वेशन में स्केलर्स हैं, ठीक है। v क्या है, एक स्केलर है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। मैं ऐसा दिखा देता हूं, u भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, 2 इंटू ए वैक्टर डॉट एस वैक्टर, ठीक है। आप इसको दोनों पार्ट में अलग अलग सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी तोड़ दो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने इसको x में तोड़ दिया और y में अलग से तोड़ दिया, ठीक है। अब एक यहां पर ये डायलॉग पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये डायलॉग याद रखिएगा, x एक्सिस को y एक्सिस से लेना देना नहीं है और y एक्सिस को x एक्सिस से लेना देना नहीं है। दोनों में ठनी हुई है, दोनों में लड़ाई हो रखी है। तो x डायरेक्शन को y डायरेक्शन से लेना देना नहीं, इसलिए जब मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा था y को भूल गया, y डायरेक्शन को x से लेना देना नहीं। तो जब मैं y डायरेक्शन की बारे में बात कर रहा था, मैं x डायरेक्शन को मैंने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। चलिए भाई अब बात करते हैं पाथ की। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है और अगर इसका एक्सेलरेशन भी सेम इसी डायरेक्शन में होता है, तो बताओ भाई कैसा पाथ फॉलो करेगा। इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये कैसा जाएगा, सीधे स्ट्रेट लाइन में जाता जाएगा, ठीक है। या वेलोसिटी अगर इस बॉडी की आगे की ओर है और अगर एक्सेलरेशन पीछे की ओर है तो भी तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। तो भी क्या होगा, ये आगे जाएगा और फिर इसी रास्ते के अलोंग वापस आकर के पीछे चला जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तो बॉडी स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। देखो पैरेलल और एंटी पैरेलल। लेकिन अगर यही एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में होता है, जैसे कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में होता था, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते थे हम लोग, हमने किसी बॉडी को इधर से हवा में फेंका, वेलोसिटी इधर की ओर और एक्सेलरेशन नीचे की ओर होता था उसका, जी याद है। तो इसका पाथ कैसा होता था, क्या ये स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता था, जी नहीं, ये कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ फॉलो करता था, ठीक है। तो उस केस में कैसा पाथ फॉलो करता है, पैराबोला। तो स्ट्रेट लाइन कब फॉलो करेगा, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। और पैराबोलिक कब फॉलो करेगा, जब किसी एंगल पर होते हैं, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड के बारे में। अगर मैंने किसी एक बॉल को ग्राउंड से हवा में फेंका है, फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्स डायरेक्शन को वाई से लेना देना नहीं है, वाई डायरेक्शन को एक्स से लेना देना नहीं है। सबसे पहले मैंने इसकी वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ दिया। कौन कौन से पार्ट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। थीटा के बगल वाला कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, ठीक है।
तो वी वाई और वी एक्स। अब मैंने कहा यार, अब याद कीजिएगा वन डायमेंशन में हमने जो बात करी थी, वन डायमेंशन में क्या था, टाइम पीरियड क्या होता था, 2v/g। इस बार क्या हो जाएगा, 2v की जगह क्या आ गया है, वर्टिकल वेलोसिटी। हवा में ले जाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस वाली वेलोसिटी की है। आगे ले जाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस वाली वेलोसिटी की है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करेगा, वी वाई डिसाइड करेगा। तो क्या आया, 2v/g। टाइम ऑफ फ्लाइट 2v/g, और vy की जगह हमने क्या रख दिया, v sin थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2v sin थीटा अपॉन g। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होती थी वन डायमेंशन में, v²/2g। v की जगह बस वर्टिकल वेलोसिटी vy²/2g। ठीक है, तो vy² यानी कि v² sin² थीटा बाई 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दूर जाकर के गिरेगा ये निकालना है। ये कौन डिसाइड करेगा, टाइम कितने, एक तो हवा में टाइम कितना लगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिसाइड करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो vx इनटू t यानी कि v² sin 2 थीटा बाई g। ठीक है, इसको हमने डिराइव कर लिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में जो रेशियो होता है एच मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 4। हमने इन दोनों का रेशियो ले लिया तो हमारा रिजल्ट क्या है, 10 थीटा बाई 4, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम आर के 10 थीटा बाई 4 के बराबर होती है। ठीक है, चलो भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखिएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, साथ में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह सेम है, v cos थीटा हर जगह बिल्कुल सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी यहां पर g लगेगा वो किसको कम करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को असर करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई भी असर नहीं आता है। क्या ये दिखाई दे रहा है। एक और बात नोटिस करने की है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, मतलब क्या है, कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी देखो, यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये भी है। और अगर ये भी बोला जाता है कि एक बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो क्या उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। हमने देखा था टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर फेंकता हूं, अरे कहां गया, ठीक है, अगर मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे किसी चीज को फेंका तो वहां पर क्या है, वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी नॉन जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन अभी भी है, यहां पर भी एक्सेलरेशन अभी भी रहेगा, हर जगह जी है। ठीक है, अब बात की जाती है कि यार किसी छोटे टाइम इंटरवल पर क्या दिखाई देगा। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज, रेंज के बारे में बात करते हैं। हमारे रेंज का फॉर्मूला क्या आया, v² sin 2 थीटा बाई जी। अगर मुझे रेंज को मैक्सिमाइज करना है, सबसे ज्यादा दूर बॉल को उठा करके फेंकना है, कितने एंगल पर फेंकूं मैं, कितने एंगल पर फेंकूं कि हमारी बॉल सबसे दूर जाकर के गिरे, तो वो एंगल होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पर जब फेंकूंगा तो v² sin 2 इंटू 45, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो रेंज क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आएगी। तो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। रेंज सबसे ज्यादा होगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो थीटा है ये 45 डिग्री है। ठीक है, चलो, तो कितनी रेंज आएगी, यहां पे रख दो भाई थीटा 45, तो 9 sin 90 v² बाई जी रेंज आ गई। ठीक है, रेंज मैक्सिमम पर 10 एच मैक्स क्या आ जाएगा, रेंज का 1/4 आएगा। रख करके देखना है यहाँ पे 10 थीटा क्या हो जाएगा, 10 45 1, तो 1/4। ठीक है, दूसरी चीज, दो एंगल्स पर रेंज हमेशा सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर अगर मैंने 30 डिग्री फेंका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन एंगल को बोलते हैं जिनका समेशन 90 डिग्री है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पर रेंज सेम होगी, 40 डिग्री 50 डिग्री पर रेंज सेम होगी। ठीक है, 45 डिग्री 45 डिग्री पर रेंज सेम होगी, 45 डिग्री तो सेम ही हो गया ना, मैक्सिमम रेंज आती है। तो दो एंगल अल्फा और बीटा दोनों पर रेंज सेम होगी अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी है, 90 डिग्री है। और मैक्सिमम रेंज कब मिलती है, 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर रेंज इज मैक्सिमम, बाकी जगह अगर अल्फा और बीटा दोनों जगह दोनों का समेशन 90 है तो रेंज सेम आएगी। ऑब्वियसली बात है, जिसका एंगल ज्यादा उसका मैक्सिमम हाइट ज्यादा, जिसका एंगल कम उसका मैक्सिमम हाइट कम होगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद बात करते हैं थोड़े टाइम बाद क्या दिखाई देगा। मैंने कहा अगर मैंने यहां से v0 से फेंका है, ये एंगल अल्फा है या कोई थीटा है, थोड़े टाइम बाद क्या कंडीशन दिखाई देगी, टी टाइम बाद बताते हैं। तो मैंने कहा टी टाइम बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी सेम है, v0 cos थीटा।
वर्टिकल वेलोसिटी देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट साइन थीटा। थीटा के बगल वाली चीज हमेशा कॉस थीटा होती है, थीटा के सामने वाली चीज हमेशा साइन थीटा होती है। तो ये थीटा के सामने वाला है, यहां रख दूं या रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नॉट साइन थीटा, एक सेकंड में कितना ग्रेविटी कम हो रहा है, जी कम करता है, तो टी सेकंड में जी टी कम कर देगा। तो टी सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। अब हमें बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू, सर चलो पहले एक्स निकाल देता हूं, एक्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन है, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, सीधा x इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हाइट कितनी होगी, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, चलो भाई, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जिस पॉइंट पर ये टी टाइम पर है, अगर मैं इनिशियल पॉइंट से यहां से देख रहा होता, स्ट्रेट लाइन डाल दूं, तो वो एंगल जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है, देखो यार, tan थीटा y अपॉन x, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेसिकली क्या बताती है, एक बॉडी के किसी भी x कोऑर्डिनेट पर बॉडी कहां पर रही होगी, किस जगह, अलग अलग पोजीशंस पर बॉडी की अलग अलग पोजीशंस बताती है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर मैं इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करता जाऊं तो मुझे वो बॉडी का y कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा। खास बात यह है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में टाइम नहीं होता है, तो हमें यह पता चल जाता है बॉडी कौन सा रास्ता फॉलो करेगी, कब करेगी वो नहीं पता। मतलब अगर मैं बॉल को यहां से फेंकूंगा तो इस तरीके से ही जाएगी, रास्ता प्री डिसाइडेड है। अब वो तो डिपेंड करेगा ना, जब फेंकूंगा, अभी फेंकूंगा तो अभी चली जाएगी, 10 घंटे बाद फेंकूंगा तो 10 घंटे बाद जाएगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डज नॉट हैव टाइम। ठीक है, अब मैंने कहा यार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन होती है, और इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर v इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्मूला भी है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। यहां पर ये जो r है दिस इज रेंज। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें रेंज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है कि एक बॉल है जो कि दीवार के 200 मीटर इधर है, दीवार से 600 मीटर दूसरी साइड जाकर के गिर रही है, तो बता देना उसकी इक्वेशन कैसी होगी, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अदरवाइज हम ये वाला फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नोटिस कीजिएगा टाइम नहीं होता है, तो x और y के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट से बात करते हैं। अगर मैंने किसी बॉल को किसी हाइट से फेंका हुआ है तो कैसा रास्ता चूज करेगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा किसी हाइट से सबसे पहले बात करता हूं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में और ड्रॉपिंग वाले केस में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों की दोनों सेम टाइम पर गिरती हैं। ये अगर अंडर रूट 2h/g टाइम पर गिरेगी तो ये भी अंडर रूट 2h/g, मतलब देखने में बड़ा अजीब लगता है कि लंबा चौड़ा रास्ता करके आ रही है, लेकिन नीचे जाने वाली वर्टिकल वेलोसिटी ही तो इसको नीचे आना डिसाइड करती है, और इसके पास भी नीचे कोई वेलोसिटी नहीं है, इसके पास भी अगर आप नोटिस करेंगे कोई vy नहीं है, vy क्या है, 0 है, और इसके पास भी नहीं है। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है तो ये सीधा ड्रॉपिंग वाले केस के इक्विवेलेंट है, बस सिर्फ क्या है, vx है। ये vx या v0 क्या कर रहा होगा, ये इसको आगे की तरफ ले जा रहा होगा, इसको देखो कहां कुछ आगे की तरफ ले गया, लेकिन टाइम इसको उतना ही लगेगा। तो टाइम अंडर रूट 2h/g, गिरने से जस्ट पहले वेलोसिटी अंडर रूट ये 2gh, हॉरिजॉन्टल v0, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v0 स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि v0 इनटू अंडर रूट 2h/g, ये रेंज आ गई। एंगल निकालना है vy अपॉन vx। इवन आप हर सेकंड में देखो 1 सेकंड 2 सेकंड किसी भी टाइम इंटरवल पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो, और इसकी डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड 2 सेकंड में रेशियो क्या होता है, 1:3:5:7। हर वो रिजल्ट जो आपने ड्रॉपिंग वाला पढ़ा था, हर वो रिजल्ट जो आपने ड्रॉपिंग के केस में पढ़ा था, वो अभी भी ट्रू होता है। ठीक है, चलो भाई, चलिए तो हमने ये बात कर ली। अब जरा देखिएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में कितना गिरा, हाफ जी
टी स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल कितना क्या है, वी नॉट इंटू टी। किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट ही रहेगी, टी टाइम पर ये जी टी नीचे गिर गया तो इसकी वेलोसिटी जी टी आ जाएगी, तो वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, एंगल वी वाई अपॉन वी एक्स तो जी टी अपॉन वी नॉट। ठीक है, तो ये आ गया। चलो भाई, अब जरा देखिएगा, मैं यहां पर इस बार किसी एंगल पर थ्रो कर रहा हूं, तो जब मैंने किसी एंगल पर थ्रो किया, फिर से मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ा, वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सबसे पहले निकालते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट। तो मैंने कहा यार ऑलरेडी एच हाइट पर है, यहां से कितना जाएगा, तो यहां से वर्टिकल वेलोसिटी ही डिसाइड करती है, वी वाई स्क्वायर बाई टू जी। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, कैपिटल एच प्लस ये वाली हाइट, दिस इज वी वाई स्क्वायर बाई टू जी, कैपिटल एच प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, वी वाई क्या है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अगली चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने कहा इसको दो टाइम में तोड़ दूं, जाने का टाइम एंड आने का टाइम। जाने का टाइम क्या लगेगा, वी वाई अपॉन जी, ये तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है, यानी कि वी साइन थीटा अपॉन जी, वी साइन थीटा अपॉन जी प्लस अंडर रूट टू इंटू एच मैक्स। यहां से क्या, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जैसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट अगर आप नोटिस करेंगे, ये वाला पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में टाइम कितना लगता है, अंडर रूट टू एच बाई जी, एच की जगह क्या है, एच मैक्स, तो अंडर रूट टू इंटू एच मैक्स बाई जी। फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला फाइनल वेलोसिटी, अंडर रूट टू जी एच मैक्स वर्टिकल कॉम्पोनेंट, हॉरिजॉन्टल वी साइन वी कॉस थीटा। नेट वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो आएगा वी स्क्वायर प्लस टू जी एच का अंडर रूट। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी एंगल से फेंकें, मैं वर्टिकली फेंकूं और ऐसे कुछ एंगल से फेंकूं, हॉरिजॉन्टली फेंकूं, नीचे फेंकूं, ऐसे फेंकूं, फाइनली जो अगर सेम इनिशियल वेलोसिटी सेम है, अगर इनिशियल स्पीड सेम है, वेलोसिटी नहीं, अगर इनिशियल स्पीड सेम है तो फाइनल स्पीड भी सेम है। ठीक है, मतलब देखिएगा v1 v2 v3 v4 सब जगह सेम होगा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एच का अंडर रूट। ठीक है, हाँ बस डिफरेंस क्या आएगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी। ऐसे फेंका है तो डायरेक्शन नीचे की ओर है, इधर फेंका है तो डायरेक्शन तिरछी है, इधर और तिरछी, इधर कुछ और, उधर नीचे की ओर, तो डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कैसी है, सेम है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जिसको नीचे फेंका वो जल्दी पहुंचेगा, जिसको ऊपर फेंका वो देर से पहुंचेगा। ठीक है, चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको बात बताई प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, अब बात करते हैं रिलेटिव मोशन के, और रिलेटिव मोशन सारा का सारा एक साथ समझते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, दुनिया का हर एक ऑब्जर्वर, दुनिया का हर एक ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पर मानता है, मतलब ये मानता है मैं रेस्ट पर हूं, पूरी दुनिया मेरे चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, चाहे वो तुम हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी हो दुनिया का, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हो तो आपने ऑब्जर्व किया होता है कि आप नहीं मूव कर रहे होते, पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं यार, वो पहाड़ पीछे जा रहा है यार, पटरियां पीछे जा रही हैं, तुम ये मानने को तैयार नहीं होते कि तुम आगे जा रहे हो। ठीक है, तो दुनिया का हर एक ऑब्जर्वर ये कतई नहीं मान सकता है कि वो मूव कर रहा है, वो ये मानता है सारी दुनिया मेरे चारों तरफ घूम रही है, सारी दुनिया पीछे जा रही है। ठीक है, तो एवरी ऑब्जर्वर कंसीडर्स हिमसेल्फ टू बी एट रेस्ट। लेकिन एक अच्छी बात भी है, सेल्फ सेंटर्ड तो है, क्योंकि भाई खुद को रेस्ट पर मान रहा है। अरे ऐसे कैसे सेल्फ सेंटर्ड हो कि तुम कब ये मान रहे हो कि कोई मैं नहीं चल रहा हूं, दुनिया सारी चल रही है, अरे हो सकता है तुम ही चल रहे हो। ठीक है, लेकिन दुनिया का हर एक ऑब्जर्वर सेल्फ सेंटर्ड है, वो ये कतई नहीं मानता कि वो मूव कर रहा है, लेकिन वो इम्पार्शियल भी है, मतलब जैसा खुद के साथ करेगा वैसा सारी दुनिया के साथ बिना भेदभाव किए करेगा। ठीक है, तो ये डायलॉग याद रखिएगा, ऑब्जर्वर इज सेल्फ सेंटर्ड बट इम्पार्शियल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जर्वर कभी भी खुद को मूविंग नहीं मानता है, ऑब्जर्वर ऑलवेज ट्रीट्स हिमसेल्फ टू बी एट रेस्ट, हमेशा ये मानता है कि वो रेस्ट पर है। ठीक है, लेकिन जो भी ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पर लाने के लिए करेगा, जैसे मैं अगर मान चलो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, ठीक है, अगर कोई एक पर्सन इधर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो मैं खुद को रेस्ट पर मान रहा हूं, तो खुद को रेस्ट पर लाने के लिए मैंने क्या किया, पीछे 10 दिया, तो हर चीज को पीछे 10 दूंगा, ग्राउंड को भी पीछे 10 दूंगा, यहां पर अगर कोई पेड़ रखा है तो उसको भी पीछे 10 दूंगा, दुनिया की हर चीज को पीछे 10 दे दूंगा। वही चीज अगर मैं VA से जा रहा हूं, वेलोसिटी A की VA है, तो इसको अगर ये ऑब्जर्वर है, इसने खुद को रोका। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको क्या ये खुद को मूविंग तो मानता नहीं, खुद को रोकने के लिए इसने VA पीछे दिया। ठीक है, तो इसको भी पीछे देगा, तो इसकी अब
अब ये रुक चुका है तो इसको क्या लग रहा होगा, इसको लग रहा होगा कि ये जो पर्सन है ये VB से नहीं बल्कि VB माइनस VA से जा रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। तो जब भी किसी मूविंग पर्सन, मूविंग ऑब्जर्वर के फ्रेम में हम बात करते हैं, कोई भी मूव करते हुए फ्रेम में बात करते हैं, तो उसको रोक देता हूं मैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बड़ी काम आती है। आप क्या करो, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी आपको अगर बहुत सारी चीजें मूव कर रही हैं, ठीक है, मान के चलो 4-4 बॉल मूव कर रही हैं, एक कार मूव कर रही है, ऐसे कुछ कर रहा है, जो भी चीज आपको, कोई सी लिफ्ट के अंदर चीजें हो रही हैं, जो भी चीज आपको परेशान करे तुम उसको परेशान कर डालो। परेशान कर डालो का मतलब क्या, तुम उसको रोक दो। ठीक है, और रोकोगे तो जो जो तुमको उसको रोकने के लिए करना पड़ा वो सारी चीजों के साथ कर देना उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, बस, और क्वेश्चन बड़े आसानी से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। लो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा फिर। ठीक है, तो भाई क्या करना है, जब जब एक से ज्यादा चीजें मूव करती हैं, यहां पर मैंने वही लिखा है, जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें मूव करें तो हम क्या करेंगे, एक को स्टॉप कर देते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। स्टॉप करने के लिए क्या किया, जैसे मैंने इसको रोकने के लिए VA लगाया तो VA पीछे दिया, तो इसको भी पीछे VA दिया। ठीक है, अब किसी के फ्रेम में रोकने के लिए, मतलब इसने ऑब्जर्व किया, मुझे ये पूछा था कि यार भाई साहब A को क्या लग रहा होगा, तो मैंने इसको रोका। अब अगर कहीं क्वेश्चन में ये बोल दे कि A को ऐसा लग रहा है, तो बताओ हकीकत में क्या हो रहा होगा, मतलब क्या उल्टा दे चुका हूं मैं पहले, तो अब हकीकत में क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड करना पड़ेगा। तो अगर किसी की सच्ची वैल्यू जाननी है, किसी की सच्ची घटना जाननी है कि वाकई में क्या हो रहा होगा, किसी का नजरिया, जैसे मेरे नजरिए से सामान देख लिया, अब तुम्हें जानना है कि वाकई में क्या हो रहा है, तो क्या करोगे, वापस से ऐड कर दोगे। ठीक है, तो अगर इसने देखा कि यार ये VBA से जा रहा है और ये खुद इससे A से जा रहा है, तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VBA प्लस VA। मैंने बेसिकली क्या किया, इसको राइट साइड भेज दिया, लेफ्ट साइड भेज दिया। ठीक है, तो रिलेटिव निकालने के लिए रोकते हैं, मतलब माइनस करते हैं, और एक्चुअल निकालने के लिए जोड़ते हैं। ये डायलॉग बना लो, रिलेटिव निकालने के लिए रोकना है और एक्चुअल निकालने के लिए तोड़ना है, मतलब वापस से जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ डाला, वेक्टर एडिशन करेंगे। इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर आप एक एस्केलेटर पर चल रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से याद रखिएगा, अगर आप एक एस्केलेटर पर चल रहे हैं और आप एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर चढ़ रहे हो, चलते हुए एस्केलेटर पर ऊपर जा रहे हो, ठीक है, और एस्केलेटर खुद भी 2 से जा रहा है, तो आप कितने से चल रहे होगे, आप 3 मीटर पर सेकंड से चल रहे होगे। एक तो आप एस्केलेटर पर 1 से चढ़ रहे हो, वो किसके रेस्पेक्ट में, एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में चल रहे हो, क्योंकि अगर एस्केलेटर रुका हुआ होता तो आप सिर्फ 1 से ऊपर जा रहे होते, तो एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में 1 से, और एस्केलेटर खुद आपको ऊपर से लेकर जा रहा है 2 से, तो आप कितने से चल रहे होगे, 3 से। तो आपकी जब एक्चुअल निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, V1 प्लस V2। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर। चलो भाई, तो उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिएगा रिलेटिव मोशन अब प्रोजेक्टाइल्स के बीच में कैसा होता है। तो मैंने कहा यार अगर मैंने एक बॉल को ऊपर से U1 से फेंका है, नीचे से U2 से फेंका है, मुझे पता करना था कितने टाइम में टकराएंगे, कहां टकराएंगे, क्या टकराएंगे, ये सारी बातें बात करनी थी। मैंने देखा बॉल कितनी है, एक से ज्यादा परेशान कर रही हैं, किसी एक बॉल को रोक दो, मतलब उसके फ्रेम में बात कर लो। तो जिसको भी रोकोगे, अब आप उसके नजरिए से देख रहे हो, उसके पर्सपेक्टिव, वो आपने उसको ऑब्जर्वर बना दिया। तो लेटेस्ट से मैंने नीचे वाले को रोका, नीचे वाला U1 से जा रहा था, रोकने के लिए क्या करूंगा, पीछे U1 दूंगा, तो ऊपर वाले को भी U1 दिया, अब इसके पास क्या हो गया, U1 प्लस U2। नीचे वाले के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G था नीचे की ओर, इसको मैंने ऊपर G दिया, तभी तो G खत्म होगा। रोकना है ना, एक्सेलरेशन नहीं रोकूंगा तो फिर कुछ थोड़ी देर बाद मूव कर जाएगा, तो परमानेंटली रोक दिया। तो इसका अच्छा इत्तेफाकन इसके G खत्म करने के चक्कर में इसका भी G निपट गया। तो नीचे वाले को ऐसा लगेगा कि ऊपर वाला कैसा मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हकीकत में नहीं कर रहा है, लेकिन नीचे वाले को ये अपीयर होगा कि ऊपर वाला कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, h, तो कितने टाइम में टकरा जाएगा, h अपॉन U1 प्लस U2। ठीक है, तो टाइम ऑफ कॉलिजन h अपॉन U1 प्लस U2, इतने टाइम में टकरा जाएगा। इसको ऐसा लग रहा है कि ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, और ये U1 प्लस U2 से आ रहा है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन किसमें है, स्ट्रेट लाइन में है। सबसे पहली चीज हमें ये समझ में आ गया, जब जब एक से ज्यादा चीजें मूव करती हैं तो क्या करेंगे, किसी एक को रोक देंगे। भाई ये तो 1D में बात थी। अब अगर मान के चलो 2 प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से, ठीक है, इन दोनों को टकराना है, ठीक है, तो टकराने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों प्रोजेक्टाइल्स के वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा,
u साइन अल्फा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v साइन बीटा। तो दोनों के जब वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होंगे तभी तो दोनों हमेशा सेम हाइट पर रहेंगे, तभी तो ये दोनों कैसे होंगे, टकराएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों टकराएंगे नहीं, दोनों का एलिवेशन लेवल ही अलग हो जाएगा। सोचना, इसको अगर मैं रोक देता, मैंने कहा कि इसको रोक दूं, तो इसको रोकूंगा तो क्या करूंगा, u साइन बीटा नीचे दूंगा, सॉरी v साइन बीटा, तो इसको भी क्या करूंगा, v साइन बीटा नीचे दूंगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, और वो तो रुक जाता, इसको हॉरिजॉन्टल वगैरह भी देता, ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो इसके पास कुछ वर्टिकल वेलोसिटी बचती, और वर्टिकल वेलोसिटी बचती तो क्या होता, कुछ एंगल पर चला जाता, जी तो दोनों का खत्म होना है। तो इसीलिए कंडीशन क्या है, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। अब अगर कई बार ऐसा हुआ कि नहीं टकरा रहे हैं, तो कोई पूछ लेगा मिनिमम सेपरेशन क्या है। तो जैसे मान के लो एक कोई बॉडी इधर u से जा रही है, एक कोई इधर v से जा रही है, ठीक है, कोई भी अगर ऐसा एग्जांपल आता है तो क्या करेंगे, किसी एक को रोक देंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब जब एक से ज्यादा बॉडीज मूव कर रही हैं, मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक बॉडी को रोक रहा हूं और फिर उसको सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने इसको रोक दिया, जब मैंने इसको रोका तो इसको यहां पे क्या मिल गया, u मिल गया। देखो रोका तो इधर u दिया, इसको भी u दिया, और अब ये कैसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन लग रहा है। ये क्या है, एंगल थीटा बन गया, तो ये थीटा है, तो डी का साइन थीटा विल बी द मिनिमम सेपरेशन, ठीक है, ये आपका मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, रिवर प्रॉब्लम की, ठीक है। इस बार आपको क्या करना है भाई, एक चलती सी नदी है, चलती नदी में आपको रिवर को पार करना है, क्रॉस करना है। तो मैंने कहा इस पर्सन की दो वेलोसिटीज हैं, ये पर्सन इधर v से जा रहा है, इसको एक वेलोसिटी मैंने कहा रिवर के परपेंडिकुलर, दूसरी वेलोसिटी है रिवर के अलोंग, ठीक है। रिवर के अलोंग वाली वेलोसिटी क्या करेगी, इसको आगे पीछे लेके जाएगी। रिवर के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी क्या करेगी, इसको क्रॉस कराएगी। तो अगर किसी ने बोला कि मुझे इसको रिवर को क्रॉस करना है, और देखो रिवर के साथ में, इस बॉडी की वेलोसिटी के साथ में रिवर खुद इसको आगे बहाएगी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि मान चलो एक हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, जो कि आपको आगे ले जा रही है। तो इस पर्सन के पास अब दो तरीके की वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, एक तो खुद की वेलोसिटी, दूसरी रिवर इसको आगे की ओर बहा रही है, ठीक है। अब मान के चलो मुझे मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, ठीक है, अगर मुझे इस पर्सन को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो ये पर्सन किस तरीके से मूव करे। अगर ये पर्सन v0 से मूव कर सकता है तो मैंने कहा पूरा का पूरा एफर्ट रिवर को पार करने में लगा दे। मैंने अगर किसी भी एंगल, मैंने अगर इधर की जगह इधर या इधर किया होता तो मेरा जो रिवर को क्रॉस करने वाला कंपोनेंट है वो कुछ कम हो जाता, तो भाई मुझे टाइम ज्यादा लगता। तो अगर इस पर्सन ने एग्जैक्टली v0 से जाना तैरना शुरू किया परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे कम टाइम में पहुंचेगा, लेकिन रिवर इसको कुछ आगे बहा देगी। रिवर की इधर वेलोसिटी है, रिवर लगातार इसको क्या करेगी, ड्रिफ्ट कराएगी, तो फाइनली ये कुछ ऑपोजिट बैंक से कुछ दूर जाकर के पहुंचेगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, अगर डिस्टेंस d है, रिवर की विड्थ d है, ये v0 से तैर रहा है इधर, अच्छा, रिवर का इस पर्सन को, स्विमर को क्रॉस कराने में कोई रोल नहीं होगा, रिवर सिर्फ क्या करेगी, इसको आगे और पीछे शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसने क्या किया, d/v0 टाइम में इसने क्रॉस कर लिया क्योंकि पूरा एफर्ट लगा दिया, और रिवर ने इसको बढ़ाया, आगे बहाया, कितने टाइम में बहाया, d/v0 के लिए। तो कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू जितना टाइम क्रॉस करने में लगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू मिनिमम टाइम यानी कि d/v0, ठीक है। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, आपको मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए। अच्छा, ये सारे केस तभी पॉसिबल हैं जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। सर वेलोसिटी ऑफ स्विमर कैसे देगा, आपको क्वेश्चन में बोलेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज दिस इन स्टिल वाटर, वो क्वेश्चन में हिंट दे रहा है कि वो वेलोसिटी देना चाह रहा है एक्चुअल स्विमर की, मतलब रिलेटिव टू रिवर देना चाह रहा है, और रिवर खुद आगे जा रही है, तो आप ऐड कर देना, ठीक है। अब मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, तो जब वेलोसिटी का, स्विमर की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिवर को कैंसिल कर देगा तब आपको मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगा। v0 cos थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, टाइम आ जाएगा आपका d/ इसका वर्टिकल कंपोनेंट d/v0 का साइन थीटा। एक चीज नोटिस कीजिएगा, आपको हमेशा ये, आपको ये cos थीटा, ये थीटा आया है, लेकिन आपको निकालना क्या होगा, आपको हमेशा ये वाला एंगल पूछेगा, ये वाला एंगल निकाल दो। मतलब जब भी आपको एंगल निकालना होगा इट विल बी आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, लेकिन ये तो आपने उल्टी डायरेक्शन से निकाला है, तो हमेशा 180 माइनस थीटा करना नहीं भूलेगा। देखो इसीलिए मैंने लास्ट में 180 माइनस थीटा किया है।
अगर इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में आप तैरना शुरू कर देते हो तब क्या होगा? तो बेसिकली आपको वेक्टर सम करना है, ठीक है। आपने कहा कि सर मैं अगर कोई रैंडम थीटा एंगल पर जा रहा हूं, रिवर आपको इधर बहा रही, तो आप एक्चुअल में कहां जाना शुरू हो जाओगे? आप कुछ एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाओगे। जरा इस डायग्राम को देखिएगा। फॉर एनी अदर एंगल, अगर आपने इस डायरेक्शन में डिसाइड किया कि नहीं मैं रिवर की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर जाऊंगा, रिवर आपको ये ब्लू लाइन से इस तरीके से बहा रही है, तो आपकी नेट वेलोसिटी कुछ इसके बीच में होगी और इस तरीके से आप जाएंगे। इस बार आपका कितना टाइम लगेगा? वी नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट, वी नॉट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि डी अपॉन वी नॉट साइन थीटा, इतना टाइम लगेगा। ड्रिफ्ट क्या होगा? टाइम इनटू वी नॉट कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। और नेट वेलोसिटी आपने वेक्टर समेशन से निकाल ली। तो दिस इज द क्रॉसिंग ऑफ रिवर। चलिए भाई, अरे आगे बढ़ जा। चलो अब बात करते हैं रेन प्रॉब्लम की, ठीक है। इस बार रेन के बारे में बात हो रही है, बारिश गिर रही है और अब आपको यह बताना है कि बारिश गिरती हुई कैसे लगेगी। तो आपको इस बार दो पार्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, या तो पूछेगा पर्सन को बारिश कैसी गिरती हुई लग रही है। अगर ऐसा होता है, कभी भी पूछे इसको कैसा लग रहा है, उसको कैसा लग रहा है, तो जिसको लग रहा है ना उसको रोक देना, ठीक है। जैसे पहले पार्ट में बोला है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, एक्चुअल वेलोसिटी गिवन है और रिलेटिव इज आस्क्ड। क्या कर रहा है यहां पे? आपको रेन की एक्चुअल वेलोसिटी दे रखी है कि रेन ऐसे गिर रही है और पूछा है इसको कैसा लग रहा है, रिलेटिव इज आस्क्ड, ठीक है। तब क्या करोगे? ग्राउंड फ्रेम में बारिश ऐसी हो रही है, ठीक है, पर्सन इधर जा रहा था। अब क्या किया आपने? पर्सन को रोक दिया, जिसको लग रहा होगा, जब भी बोले ना इसको कैसा लग रहा है उसको रोक दो, तो मैंने कहा पर्सन को रोक दिया। जब मैंने पर्सन को रोका, पर्सन वी नॉट से जा रहा था, इसको पीछे वी नॉट दिया, तो मैंने क्या बोला था? फिजिक्स की दुनिया में हमारा ऑब्जर्वर सेल्फ सेंटर्ड है, ये कभी नहीं मानता कि ये मूव कर रहा है, इसने खुद को रेस्ट पर माना। लेकिन खुद को रेस्ट पर लाने के लिए जो वी नॉट इसने खुद को दिया, सबको वही दिया, बारिश तक को भी उसने वही दिया, तो बारिश को वी नॉट दिया। अब बारिश के पास जो बारिश वर्टिकली गिर रही थी, जो रेन वर्टिकली गिर रही थी, अब उसके पास एक और वेलोसिटी आ गई इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, वी नॉट। तो इसको क्या लग रहा होगा? इसको लग रहा होगा कि रेन कुछ इस तरीके से तिरछी आ रही है, हकीकत में रेन वर्टिकली आ रही थी, इसको इधर लग रहा है। नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी और एंगल क्या आ जाएगा? वी नॉट अपॉन वी आर। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ये छाता पकड़ लेगा तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसने छाता इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़ लिया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस बता रहा है उल्टी डायरेक्शन में देना, ठीक है। अगली बात, ठीक है, रेन इज अपियरिंग टू फॉल वर्टिकली। अब क्या हो रहा है? अब इस बार बोल रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है, और हकीकत में क्या हो रहा होगा? पिछली बार हकीकत दी थी, कैसा लग रहा है ये पूछा था। इस बार क्या है? हकीकत पूछ रहा है और ऐसा लग रहा है ये दे रहा है। तो इस बार क्या करोगे? वेलोसिटी पिछली बार रोका था, इस बार वापस से ऐड करोगे। तो अगर रेन ऐसे जा रही है, अच्छा इसको वर्टिकली लग रहा है, इसको ये वी नॉट से जा रहा है, तो इसको क्या लग रहा है? इसकी एक्चुअल रेन की वेलोसिटी क्या होगी? वी नॉट होगी। वापस से ऐड करूंगा। क्यों? सोचना, आप आगे जा रहे हो और आपको ऊपर एक चिड़िया देख रहे हो, ठीक है, आप मान के चलो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, आपको चिड़िया हमेशा अपने ऊपर दिख रही है, तो इसका मतलब वो बर्ड भी 2 मीटर पर सेकंड से आपके साथ चल रही होगी। आप वी नॉट से जा रहे हो, आपको बारिश हमेशा अपने ऊपर दिख रही है, इसका मतलब बारिश का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी वी नॉट ही होगा। तभी तो जब आपने खुद को रोका होगा तो वी नॉट से वी नॉट कट गया होगा, ठीक है। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी नॉट स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर का अंडर रूट, और एंगल क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन वी आर। रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डायरेक्शन देखना, इस बार डायरेक्शन इसके अलोंग है और यहां पर डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई एंगल होता तो भाई साहब सीधी सीधी कहानी है, किसी और एंगल पर है तो बिल्कुल रोक दो, ठीक है। रेन इज फॉलिंग एट सम एंगल, तो क्या करोगे इस बार? अगर जैसे पर्सन के रिस्पेक्ट में, तो इसको रोकोगे, तो वी नॉट और दे देना, तो जो भी इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। रिजल्टेंट तो आपको निकालना आता है, बीच में कोई दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल के सॉल्व कर देना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाया है। चलो भाई, अब जरा देखिएगा फ्लैग फ्लटरिंग वाला केस। जब भी फ्लैग फ्लटरिंग वाला केस आएगा, आपको डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा रिलेटिव मोशन वाली डायरेक्शन निकालनी है। जो भी पर्सन झंडे को पकड़ करके दौड़ रहा है या किसी जहाज पे लगाए या किसी भी चीज पे लगाए, तो उस पर्सन को रोक देना और उसके रेस्पेक्ट में हवा की डायरेक्शन जो लगेगी उसमें आपका फ्लैग फ्लटर करेगा। तो फ्लैग विल फ्लटर इन डायरेक्शन ऑफ विंड एज अपियरिंग टू फ्लैग होल्डर, ठीक है। चलो
अब रेन इज अपियरिंग टू फॉल एट एंगल थीटा, अगर रेन वाकई में थीटा पर लग रही, फिर से वेक्टर एडिशन करना है। पिछली बार वेक्टर में डिफरेंस किया था, इस बार एडिशन करना है, ठीक है। सेम कहानी है सब जगह, ठीक है। तो बस आपको वही चीज दोबारा से फॉलो करनी है, बस वेक्टर एडिशन करना है। जनरली आपको इन दो पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इनसे क्वेश्चन पूछता है लेकिन उतने नहीं, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज v इज इक्वल्स टू ओमेगा। अब देखो, किसी भी आर्क की लेंथ, ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ किसके बराबर होती है? इस आर्क की लेंथ होती है एल थीटा के बराबर, ठीक है। तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, सॉरी एल इज, ये लेंथ जो है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा के बराबर होती है। आर्क की लेंथ इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो स्पीड क्या हो जाएगी? आर इंटू डी थीटा बाई डी टी विच इज ओमेगा, ठीक है। और v8, अब देखो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन किया तो स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताता है कि बॉडी की स्पीड कितनी जल्दी जल्दी बदल रही है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट इज दिस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, ठीक है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट और इसकी वैल्यू क्या है? 2r sin थीटा बाई 2, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन आपके दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप बराबर बराबर टाइम में एक सर्कल रिवॉल्यूशन करते हो, मतलब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट। और v स्पीड ओमेगा आर के बराबर है, तो ओमेगा भी कैसा है? कांस्टेंट। आपकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, लीनियर स्पीड कांस्टेंट। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा या 2 पाई आर बाई वी, एक ही बात है, ठीक है। वेलोसिटी आपकी वेरिएबल होगी क्योंकि बार बार डायरेक्शन बदल रही है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट, वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती है। वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी? वेरिएबल। तो अल्फा क्या होगा? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये, तो अल्फा क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या किसके बराबर होता है? अल्फा आर। अल्फा भी जीरो, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा जीरो, ठीक है। अल्फा जीरो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो, ठीक है। तो कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। अब एक बॉडी के पास, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके पास दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसके पास दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। पहला एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दूसरा एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां इस वाले केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन करने वाली किसी भी बॉडी के पास, मैं फिर से बता दूं, सर्कुलर मोशन करने वाली किसी भी बॉडी के पास दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। एक टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है? बॉडी को तेज या धीमे करता है। दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या करता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में चेंज लाता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जो चेंज लाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बिना पॉसिबल है। अगर टेंजेंशियल नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बिना कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। अरे डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे? और डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो सर्कुलर मोशन ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है इसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और वही नेट एक्सेलरेशन भी है विच इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर वी इंटू ओमेगा, ठीक है। चलिए भाई, अब इसके आगे वाले पार्ट पर आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस बार बॉडी तेज होगी, कभी धीमे होगी। जैसे आपका फैन है, जब आप फैन ऑन करते हो तो फैन धीमे धीमे तेज होता है, तो वो कैसा है? दैट इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक घड़ी का सेकंड का जो क्लॉक हैंड होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलो भाई, तो अब इसमें बात करूं, अब मैं बात करता हूं सबसे पहला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन,
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, मतलब क्या, बॉडी या तो लगातार यूनिफॉर्मली स्पीड अप हो रही होगी या यूनिफॉर्मली स्लो डाउन हो रही होगी, या तो तेज होगी या स्लो डाउन होगी। तो हर वो फॉर्मूला जो आपने मोशन इन 2D में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन 2D में पढ़ा था, सारे फॉर्मूले यहां पर लग जाते हैं एंगुलर क्वांटिटीज में। ठीक है, तो जरा देखिएगा, अल्फा कांस्टेंट तो 80 इंटू आर, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बस एंगुलर क्वांटिटीज में लगा रहा हूं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल एंगल थीटा, कितना चला कितना घूमा, ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। हर वो रिलेशन जो आपने 1D में पढ़ा था, सेम सारे रिलेशन एंगुलर क्वांटिटीज के लिए होल्ड हो रहे हैं। ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यू प्लस ए टी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस पे नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भाई नेट एक्सेलरेशन दो पार्ट में है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर के बराबर, क्योंकि भाई ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अल्फा अगर ये है तो अल्फा आर के बराबर हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिएगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू आर। ठीक है, और ये क्या होता है सेंट्रीपिटल, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर या ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, चलो भाई, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल डिस्टेंस आपकी सारी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगला है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन है, कभी कुछ चल रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी धीमे हो रहा है, नाटक कर रहा है। तो जब ऐसा हो, इंटीग्रेशन का सहारा लेना। क्या है, सारी क्वांटिटीज जो आपकी लीनियर है बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। जरा देखो, अल्फा वेरिएबल है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए इनटू अल्फा आर, ये भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ओमेगा क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी टी, तो कितना घुमा, ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, सारे रिजल्ट सेम रहेंगे जो आप वेरिएबल एक्सेलरेशन के रिजल्ट पढ़े हैं। और ये सभी के इंटीग्रेशन मैंने बताया था 6 तरीके से सॉल्व होते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस, 1D में मैंने बताया था। अगेन अगर नहीं पता है तो प्लीज देखिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस के या उन कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, सेम वही सब चीजें उसमें कवर्ड है। ठीक है, तो क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या होगा इसका, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और टेंजेंशियल क्या होगा, अल्फा इंटू आर। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बॉडी के पास हमेशा ध्यान दीजिएगा दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बॉडी का स्पीड बढ़ाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस बॉडी को घुमाता है। ठीक है, सारे के सारे सर्कुलर मोशन आर एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्शन कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, चलिए भाई, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। कोई भी कर्व्ड पाथ, एक कोई ऐसा कर्व्ड पाथ है, इस कर्व्ड पाथ को मैं एक सर्कल का, अलग अलग सर्कल का मैं पोर्शन मान सकता हूं कि जैसे ये वाला पोर्शन इधर है, यहां पर एक सर्कल मान सकता हूं कि ये इस सर्कल का पार्ट होगा। तो मैं एक सर्कुलर पाथ को, ढेर सारे सर्कल्स, मैं किसी भी एक कर्व पाथ को, मैं किसी भी एक कर्व, ये देखो पूरा सर्कल नहीं है, लेकिन मैं किसी भी कर्व को अलग अलग सर्कल्स के छोटे छोटे पोर्शन से मिला करके बना सकता हूं। ये वाला पोर्शन, ये किसी और सर्कल का पार्ट होगा, ये किसी और का पार्ट होगा। तो वो कौन सा सर्कल होगा जिसका ये पार्ट होगा, तो मैंने कहा यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो मैंने कहा रेडियस क्या होगी, वी स्क्वायर बाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। तो किसी भी कर्व का एक्सेलरेशन रेडियस निकालना है, वी स्क्वायर बाई आर से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी सर्कुलर मोशन को कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखाया जाता है। इक्वेशन जब दिखाते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कोऑर्डिनेट हो गया, तो क्या करोगे इसको, आर नो आर कॉस अल्फा आर कॉस थीटा। ये अब देखो, अगर एक बॉडी थीटा डिग्री गया है, ओमेगा से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो बताना टी टाइम में कितना जाएगा, ओमेगा टी। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी। चलो, तो मैं इसको लिख देता हूं, थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा टी। तो बताना इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा एक्स, ये वाला हो जाएगा वाई। अब अगर आपका ये एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा, आर का कॉस थीटा, ये क्या होगा, आर का साइन थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी छाप दिया। ठीक है, वी एक्स वी वाई, फिर से एक और बार डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा आर, ओमेगा बाहर आ जाएगा,
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखिएगा इसका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो आता है क्योंकि v इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ठीक है, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा और ये देखो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है सर्कुलर मोशन की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रेजेक्ट्री अगर मुझे आर निकालना है तो इसके फंक्शन में, ठीक है, जो भी आप फंक्शन में एक्स और वाई छाप के, चलो अब रहने देता हूँ उसको। ठीक है, चलो तो ये चीज हो गई। वेलोसिटी वेक्टर इस डॉट प्रोडक्ट आर से क्या आएगा, जीरो आएगा, और एक्सेलरेशन और आर वेक्टर, देखो आर वेक्टर इधर की ओर है, एक्सेलरेशन इधर की ओर है। ठीक है, आर वेक्टर इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स, तो आर वेक्टर इज नेगेटिव अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। क्या है, ये रिजल्ट है, आर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक है, चलिए भाई, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत शॉर्ट में कॉन्साइज करने की कोशिश करी है, कंबाइन करने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली बात है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप इन कॉन्सेप्ट से उतना ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, आप उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में इसी तरीके से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।